चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा था, बहुत से केसेस देखे थे। तो उसी सीक्वेंस में आगे जाते हुए एक और केस देख रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, अब आ रही है। गुड इवनिंग सर। वो चल नहीं रहा था, माइक सही कर दिया। अच्छा बेटा, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर पहले के जो मैंने केस करवाए हैं उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रिवाइज किया है आप लोगों ने? सर एक बार कल का थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कराती होगा एंड वाले पार्ट का। एंड वाला केस मुझे बता दोगे कौन सा केस किया लिया था मैंने लास्ट? एक मुझे ध्यान आ रहा है कि ये मैंने केस लिया था कि एक ट्रैक है ऐसा और कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर वो यहाँ थी पोजीशन ए पर, और जब हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पर होगी बी पर, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये स्मूथ ट्रैक है एंड दिस इज पोजीशन बी एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इज बी। तो हमें कंपेयर करना था कि नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा होने वाला है। जैसे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अगर Na है और यहाँ अगर Nb है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग। चलिए तो ये केस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो a track है smooth track, not smooth exactly, friction may be acting, but the body is moving at a uniform speed. So exactly at the point A, the normal reaction on it is Na, and at B, the normal reaction on it is Nb. We have to compare which normal reaction is greater. So if you make the free body diagram, mg यहाँ लगेगा downwards, इधर भी mg downward लगेगा, and if we complete this circle, the radius of this circle is r1, and if we complete this one, the radius is r2. So from the figure it is very clear that r1 is greater than r2. तो A के लिए अगर मैं कहूं कि सेंटीपिटल इक्वेशन क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर लोकेट करना है सर्कल का जो डाउनवर्ड है दोनों केसेस में। तो A पोजीशन के लिए आप सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखेंगे जो क्या होगी mg माइनस n1 एंड इसको इक्वल रखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r1। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 फॉर द पॉइंट ए। अब बी के लिए देखें तो बी के लिए जो नेट फोर्स है सेंटर की तरफ है, सेंटर डाउनवर्ड है, तो फिर से आप लिखेंगे mg माइनस nb इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r2। और सिंस r1 इज ग्रेटर देन r2, na शुड बी r1 ग्रेटर का मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज स्मॉलर, तो na शुड बी ग्रेटर। तो ये इंप्लाई करता है कि na को nb से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये हमने लास्ट केस किया था, शायद वन ऑफ द लास्ट केसेस, 2-3 जो केस लिए थे मैंने। हाँ सर। ये आपको शायद क्लियर है। इसके बाद बताइए कौन सा बैंकिंग ऑफ रोड्स लिया था मैंने। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्लियर है। मैक्सिमम फोर्स की हम बात कर चुके थे, मिनिमम की हम बात कर सकते हैं चाहे तो, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। कर दिया। चलिए ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो एक्सप्रेशन ऑफ वी मिनिमम,
ठीक है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम होगा, ये मास m है। तो अगर इसका एफबीडी बनाए तो जैसे ये एंगल थीटा है, n इधर लग रहा है, तो ये भी थीटा होगा और n का कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, और इधर क्या होगा, n sin थीटा। तो जैसे कि सेंटर कहीं यहाँ है, ओके, रेडियस कुछ ये होगा, mg लगेगा डाउनवर्ड्स, और फ्रिक्शन इस केस में लगना चाहिए अपवर्ड। ऐसे फ्रिक्शन अगर ऊपर लगेगा तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये हो गया f cos थीटा, और ऊपर हो गया f sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा, तो f को fl sin थीटा कर दें, लिमिटिंग, और जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है वो क्या है, वो है n sin थीटा माइनस fl cos थीटा, और ये हो गया m v मिनिमम स्क्वायर अपॉन r। तो इस बात को समझते हैं, और 2 को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये आ जाएगा n sin थीटा माइनस fl को मैं म्यू n लिखने वाला हूं, और ये हो जाएगा n cos थीटा म्यू n sin थीटा, और ये बन जाएगा v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। तो डिवाइडिंग 2 by 1 विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ऊपर नीचे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो वी विल गेट n tan थीटा, n भी बल्कि कॉमन लेके कट कर सकते हैं आप, n को कॉमन लीजिए, कट कर दीजिए, और अब ऊपर नीचे अगर आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू, एंड दिस इज 1 प्लस म्यू tan थीटा, और ये आपका v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan थीटा माइनस म्यू ओवर 1 प्लस म्यू tan थीटा, और म्यू जी सॉरी आर जी आ जाएगा इधर, और होल अंडर रूट ले लें, तो आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ v मिनिमम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है v मिनिमम का, और साथ ही अगर v मैक्स भी लिख लें और याद कर लें, याद करने के लिए बस सब कुछ नहीं करना, ऊपर tan थीटा और म्यू के बीच में प्लस साइन लग कर दीजिए, और नीचे 1 माइनस या माइनस कर दीजिए, बाकी एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। So in this way you can learn the expression. तो ये v max के एक्सप्रेशन है, और ऊपर तो v मिनिमम का एक्सप्रेशन है। तो देख लीजिएगा क्या ये एकदम क्लियर है। हाँ सर। राइट, चलिए अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। नोट तो आपने मतलब मैक्सिमम का तो लास्ट टाइम कर ही लिया था हम लोगों ने, तो मिनिमम मैक्सिमम को एक साथ लिख के आप उनको याद भी रख सकते हैं, केवल साइन का फर्क है, बाकी एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम। चलिए तो मैं आता हूँ नेक्स्ट केस पे। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है कि एक यूनिफॉर्म वायर है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r,
ठीक है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। लैम्डा ही ले लें, वैसे यूनिट इसका लैम्डा ग्राम पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मास पर लेंथ इज लैम्डा, या चलिए केजी ऐसा यूनिट में रखते हैं, केजी पर मीटर, ठीक है ना। इसके 1 मीटर का मास लैम्डा केजी है, तो इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज, और मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा केजी पर मीटर। अब क्या हो रहा है कि ये रिवॉल्व कर रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना। ये स्मूथ सरफेस पे रखी है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो लिख सकते हैं लैंग्वेज में, it is placed on a horizontal smooth surface and having rotational motion with the angular speed omega। और निकालना क्या, टेंशन। So find the tension in the wire। तो पहले बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना है कि एक ऐसा वायर जिसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, आर रेडियस है, मतलब सर्कल की फॉर्म में है, इट्स अ रिंग, and it is having a rotational motion on a smooth horizontal plane with angular speed omega। तो ये सेंटर है, और सेंटर के अबाउट पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और निकालना है टेंशन इन द वायर, ठीक है ना, टेंशन इन द वायर। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नोट कर लें पहले। तो ये आपने वायर बनाई, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रेडियस आर है, और मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। अब आप क्या करेंगे, छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे, आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 2 थीटा, उसको आधा कर दीजिए, तो ये हो गया थीटा, इधर भी हो गया थीटा, एंड द टेंशन ऑन इट इज, इधर भी टेंशन टी लगता है, इधर भी टी लगता है। इसे पीछे लेके जाएंगे तो ये एंगल 90 है, ये 91 थीटा है, तो ये वाली लाइन बनाएंगे तो ये भी थीटा आएगा। ध्यान से देखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर भी होगा इसका टी कॉस थीटा। बट सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे टी साइन थीटा। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इधर भी आएगा टी साइन थीटा, इधर भी आएगा टी साइन थीटा। तो उसको लिख दें कि ये क्या है, ये है टी साइन थीटा, ये भी और ये भी। तो डायग्राम को अच्छे से समझ लें। एक छोटा सा आर्क कंसीडर किया हमने सर्कल का, जो एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर 2 थीटा। तो टेंशन इन द वायर इज टी, and the component of the tension toward the center is actually t sin theta plus t sin theta, and the horizontal components are getting cancelled out because दोनों क्या हैं, t cos theta in the opposite direction।
तो अब हमें समझना है कि जो रेड वाला पार्ट है यानी आर्क, तो उसका मास क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसकी लेंथ की बात करते हैं। तो चलिए देखें कि अगर कोई आर्क है, आर्क जो एंगल सबटेंड करता है 2 थीटा और ये लेंथ है डेल्टा एल और रेडियस है आर, तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस यानी डेल्टा एल अपॉन आर। तो डेल्टा एल हो जाएगा 2 थीटा इंटू आर। तो इस आर्क का जो मास है, मास ऑफ द आर्क या मास ऑफ द एलिमेंट, वो मान लीजिए स्मॉल एम है, तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। तो लैम्डा इंटू डेल्टा एल इज द मास ऑफ द एलिमेंट। तो डेल्टा एल अभी आपने निकाला 2 थीटा इंटू आर, तो लैम्डा इंटू 2 थीटा इंटू आर is the mass of this element. Now, the net force on this element toward the center is 2t sine theta. So, 2t sine theta is providing the required centripetal force is equal to m omega square into r. ठीक है, toward the center अगर जो force है वो देगा required centripetal force. So 2t sine theta is equal to m omega square r. m कितना है? m है lambda into 2 theta into r and angular speed तो given है, r भी है। अब आपको एक लिमिट पता होगी, when angle is small sin theta is nearly theta, when theta is small, तो इसे हम यूज करेंगे। तो जो 2t sin theta है, यहाँ इसे sin theta को रफली थीटा लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए 2 थीटा बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 and थीटा, 2 and थीटा। तो देखिए बचेगा क्या, लेफ्ट में होगा ओनली टेंशन और राइट में क्या होगा लेम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो टेंशन की वैल्यू आ गई लेम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसे समझना है। इसे ध्यान से देखते हैं और कोई डाउट हो तो पूछते हैं। हाँ जी अंशिका, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, मुझे आ गया। ओके गुड। और नोट भी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए Sir, कर रही हूँ। हाँ आप कर लीजिए। Sir, done. ओके बेटा।
चलिए तो नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सा केस है। कि एक सिलिंड्रिकल, मान लीजिए कोई केबिन है एंड अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ इट। ठीक है, बल्कि ऐसे है कि मैन इसके कांटेक्ट में है and it is revolving with some angular speed omega. तो आपको बताना है कि what should be the minimum value of omega so that when floor is removed, even then this man will not fall downward. पहले इमेजिन कर लो, एक सिलेंड्रिकल रूम है और ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस एंड द मैन इज लीनिंग ऑन द वॉल। कर्व्ड वॉल जो है ना, उसके साथ लीन कर रहा है, कांटेक्ट में। और मैन का मास है m और फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। वॉल और मैन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम ओमेगा so that when floor of the room is removed, man does not fall down. तो यानी मान लीजिए कोई सर्कस में हो रहा है ये, तो आपके सामने एक ग्लास का मान लीजिए रूम है, सब लोग देख रहे हैं, मैन अंदर है एंड वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, एक पर्टिकुलर ओमेगा पे लेके आते हैं और फिर धीरे से नीचे का फ्लोर हटा देते हैं और सब लोग देखते हैं कि मैन नीचे नहीं गिरा, ऑल्दो देयर इज नो फ्लोर, कहीं पे खड़ा नहीं है वो, केवल दीवार पे टिका है, कर्व्ड वॉल पे, एंड ही इज नॉट फॉलिंग डाउनवर्ड्स। तो ये जो जादू है इसको समझना है यहाँ पर कि कैसे हो गया ये। तो इसके लिए मिनिमम ओमेगा की वैल्यू निकालनी है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम। उससे ज्यादा हो जाएगा तब भी मैन खैर गिरने वाला नहीं है, बट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट द मैन डजंट फॉल डाउन। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स से कि इसमें क्या जादू था। तो जो वॉल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो लगेगा इस तरफ, और जो उसका वेट होगा वो लगेगा डाउनवर्ड, और डेफिनेटली स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन लगेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऑल्दो स्टैटिक होगा। और हमें ये समझना है कि इक्वेशंस क्या बनानी है कि भाई मैन का जो मास है वो सर्कुलर मोशन में एक्चुअली, और रेडियस चलिए r गिवन है, रेडियस इज r, सो नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो m omega square r, where m is the mass of the man and omega is the angular speed of the room or this cabin and r is the radius. So n is providing the required centripetal force. And who is balancing its weight? So this is the friction force, static friction on the man. तो static friction जो है वो मैन के वेट को अगर बैलेंस कर लेता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा। ये मैंने लिमिटिंग कर दिया है, वैसे स्टैटिक कर देता हूं। और अगर हमें कम से कम ओमेगा चाहिए, हम जानते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, and normal reaction will in turn depends on omega in this case. जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ही ज्यादा n आएगा, और जितना ही ज्यादा n आएगा उतना ही बड़ा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू n। तो ओमेगा की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लिख दूं तो इसको फिर मैं बना देता हूँ लिमिटिंग, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होता है म्यू n।
अब फर्स्ट से और सेकंड से हम ओमेगा की बात कर सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 डैश, इसे 2 डैश बोल देता हूं, तो म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg। तो मास से तो हो गया मास कैंसिल, और ओमेगा मिनिमम की वैल्यू आ गई g अपॉन म्यू r, और इसका ले लेते हैं अंडर रूट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा। और हम देख पा रहे हैं कि दिस ओमेगा डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मैन। कुछ भी मास हो, दैट डजंट मैटर। So this is the minimum value of omega for which this man will not fall down when the floor is removed. तो चलिए देखते हैं पूरा सवाल। सर जो फाइनल वाला हमने आंसर लिखा है उसमें न्यू वाला साइन कौन गया? कौन सा वाला साइन बेटा? सर न्यू। ये तो रहा नीचे, जी के नीचे क्या है देखो, म्यू आ रही तो अच्छा है, सर, ओके सर। ठीक है ना। तो जी अपॉन Yes. म्यू आर होल अंडर रूट सर हो गया। हो गया। हाँ जी, अदनान हो चुका है क्या? तो नाम है कि अदनान है ही नहीं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है अदनान जी से हमारा, तो ही विल रिजॉइन। यस सर। चलिए तो आगे चल सकते हैं। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा केस ले लेते हैं। एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, और यहां पर एक मास रख देते हैं हम m, ये रेडियस आर है सेंटर, सच दैट कि जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा अबाउट दिस एक्सिस, दिस मास is having no slipping, is moving with the surface, ठीक है। और वर्टिकल से एंगल मान लीजिए थीटा है। तो बताना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो सो दैट r is making theta angle with the vertical and small m is at rest with respect to the smooth hemispherical bowl। तो फिर से लैंग्वेज लिखते हैं। फाइंड value of omega for which small m is at rest with respect to the smooth hemispherical bowl and इसे AO कहता हूं, and AO making angle theta with the vertical। तो ये इमेजिन करना एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है, और ये फिर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और स्मॉल m मास इज प्लेस्ड एट ए
एंड इट इज, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो इट इज ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of this radius actually r, and with respect to the bowl it is at rest, यानी बाउल पे आके बैठ गए अगर हम, तो हमें लगेगा this mass is at rest with respect to the smooth bowl, there is no friction. तो what should be the value of omega? तो ग्राउंड फ्रेम से ही करना है इसको, ठीक है ना. ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा the small m is moving in a circular motion, is having a circular motion with a uniform speed, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखेगा of the mass m. तो आपको क्या करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि कौन सी फोर्सेस हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में तो भाई बैलेंस कर रही हैं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम नॉर्मल रिएक्शन तो मार्क करेंगे ऐसे और एमजी करेंगे ऐसे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं. और ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल भी थीटा ही है, तो एन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा एन कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एन साइन थीटा. तो हम समझ जाएंगे कि एन कॉस थीटा जो है वो तो एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, और जो एन साइन थीटा है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा. तो चलिए लिख देते हैं इक्वेशंस. तो n cos theta is balancing the weight, so n cos theta must be equal to mg, and n sin theta is providing the required centripetal force, so m omega square small r, और small r क्या है, small r है r sin theta. ध्यान से देख सकते हैं, small r is capital R sin theta. So if you put the value small r in the equation 2, you will get, so n sin theta is equal to m omega square r sin theta. So m becomes equal to m omega square r. तो ये इंटरेस्टिंग बात हो गई कि n जो है वो बेसिकली थीटा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो m ओमेगा स्क्वायर r आता है इस केस में. और अगर ओमेगा निकालना है तो 2 को कर दीजिए 1 से डिवाइड. ठीक है, n की वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए, तो n को अगर मैं 1 में पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और ये हो जाएगा mg, तो मास से मास कैंसिल, तो ओमेगा आ जाएगा g अपॉन r cos थीटा होल अंडर रूट. तो ओमेगा डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, बट जो n की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है. Yes, sir. So it is only a function of omega. तो बहुत ध्यान से देखें तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा बदलेगा तो एन भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि एन कांस्टेंट रहेगा अगर इसे रेस्ट पे रहना है विद रिस्पेक्ट टू द हेमिस्फेरिकल बाउल. इस फॉर्मूले से लगता है कि थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ओमेगा इज डिपेंडिंग ऑन थीटा. तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, थीटा विल बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, सॉरी ओमेगा विल बी अ फंक्शन ऑफ, फिर बोल रहा हूँ, एन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो एन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा अगर आप इस ओमेगा को पुट कर देंगे इन द अबव एक्सप्रेशन. ठीक है जी, क्लियर है. लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है.
चलिए अब हमें कुछ बात करनी है इस टॉपिक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक सूडो फोर्स है जो लगती है फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम, यानी इफ वी आर वर्किंग फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम, है ना। तो रोटेटिंग फ्रेम का पहले तो समझना है मतलब कि रोटेटिंग फ्रेम होता क्या है, और फिर हम बात करेंगे इस सूडो फोर्स की जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं, हेडिंग ही डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखेंगे। इट इज अ pseudo force which is applied on the body under study if we are working from a rotating frame, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम। तो फ्रेम जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको बहुत पहले से, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। और फिर हमने बात की थी इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो पहले ही समझना पड़ेगा कि रोटेटिंग फ्रेम होता क्या है, ठीक है जी। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, अर्थ इटसेल्फ। हम अर्थ से सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो अर्थ के साथ अटैच है। फिर सवाल ये आता है कि ये जो अर्थ है क्या वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है? तो आंसर है यस, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब अर्थ से जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम, ऑल्दो हम अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम आगे वर्क करते हैं, अलग बात है, बट इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो रोटेटिंग फ्रेम का बेस्ट एग्जांपल हो गया अर्थ इटसेल्फ। तो एग्जांपल तो लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग फ्रेम is earth itself as it is rotating about its axis। तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये एक रोटेटिंग फ्रेम है। चलिए अब समझेंगे, यहां तक नोट कर लें पहले, यानी एक रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है वो अच्छे समझ लें। और फिर रोटेटिंग फ्रेम से जब वर्क करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें लगानी पड़ती है टू होल्ड द न्यूटन लॉज, बिकॉज न्यूटन लॉज आर वैलिड इन द इनर्शियल फ्रेम, है ना, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो नॉन इनर्शियल में ये वैलिड रहेंगे नहीं। तो हम चलिए देखते हैं कैसे नहीं रह पाएंगे, और फिर हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगानी है, कितनी लगानी है, वो सीखते हैं। चलिए यहां तक नोट कर लिया अंशिका? यस सर। चलिए अब एक कंसीडर करते हैं ऐसा एक रोटेटिंग फ्रेम, यानी एक बॉक्स है ये बेसिकली, और ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट एक्सिस, और यहाँ उसकी एक्सिस से कहीं दूर स्मॉल आर दूरी पर एक मास एम रखा हुआ है, एंड द मास एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। तो गिवन क्या है, मास एम is at rest with respect to the box। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है मिस्टर ए, और ये इस बॉक्स को ऑब्जर्व करता है। तो फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम
A will observe that mass M is having a uniform circular motion, and static friction must be providing the required centripetal force. क्योंकि जब ये मैन इसका ए जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा एन ऊपर एम जी नीचे, ठीक है। तो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा आर रेडियस का, तो सेंटर की तरफ कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आंसर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, है ना। क्योंकि ए ऑब्जर्व करेगा कि दिस मास m is having a uniform circular motion with angular speed omega and the radius of the circle is small r. So this static friction should be equal to m omega square r. That is static friction is acting on it. ये बिल्कुल और सही है कि static friction लग रहा है और वो उसको required centripetal force दे रहा है। अब अगर ऑब्जर्वर कोई बी है या ए खुद ही बैठ जाए अंदर केबिन के और ऑब्जर्व करे इस मास को, तो चलिए बी बोल देते हैं। तो बी विल ऑब्जर्व द स्मॉल एम एट रेस्ट। जैसे अर्थ है ना रिवॉल्व कर रहा है, बट कोई भी बॉडी ट्री है कुछ भी है तो हमें क्या दिखता है? तो रेस्ट पे दिखता है, क्योंकि अगर हम अर्थ से ही देखते हैं तो हमें रेस्ट पे दिखेगा ही। हाँ, स्पेस में चले आएंगे तो हमें अर्थ भी घूमता हुआ नजर आएगा और जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हैं, जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी पहाड़, सब हमें घूमते हुए नजर आएंगे, बट नॉट फ्रॉम द अर्थ, है ना। अर्थ पे हम खुद खड़े होंगे तो हमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व होने वाला नहीं, सब कुछ हमारे लिए क्या होगा? रेस्ट। The same way, B from the box, if you observe, he will observe that small m is at rest with respect to the box. अब small m उसे रेस्ट पे दिख रहा है और उसे मालूम है कि n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और वो जानता है कि फ्रिक्शन भी लग रहा है ऑन इट टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि जब उसने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया था तो वो ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका है द फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जब वो बॉक्स के अंदर देखेगा तो कहेगा कि भाई ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, एन एम जी को बैलेंस कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? क्योंकि अगर रेस्ट पे कोई बॉडी दिखती है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार नेट फोर्स ऑन इट शुड बी 0, बट फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर एंड नो वन इज देयर टू बैलेंस इट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है एक सूडो फोर्स का, बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम, तो यू हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स टू मेक लॉज ऑफ मोशन वैलिड, न्यूटन लॉज वैलिड। तो यहाँ जो फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है उसी का नाम है, उसी सूडो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सूडो फोर्स यहां लग रही है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सूडो फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है m ओमेगा स्क्वायर r, बिकॉज ये फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है और ये ऑलरेडी आप कंक्लूड कर चुके हैं कि ये तो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। तो ऑल्दो यहाँ पे हमने शो किया है कि m ओमेगा स्क्वायर r हमने फ्रिक्शन से इक्वेट करके निकाला है, बट ये इन जनरल ट्रू है। Whenever we were working from a rotating frame, we will apply this pseudo force whose magnitude is m omega square r and the direction is radially outward, ठीक है ना। तो यहां हम लिख लेंगे in general whenever we work from a rotating frame, a non-inertial frame,
non-inertial frame, we will apply the pseudo force named centrifugal force, whose magnitude is m omega square r, and direction is is radially outward. ठीक है जी, डायरेक्शन इसका रेडियली आउटवर्ड है और मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर r है. तो m is the mass, omega is the angular speed of the frame and r is the distance from the axis of rotation. ये आपको यहाँ नोट कर लेना है. तो m क्या है? मास ऑफ द बॉडी. ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम. और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ मास from the axis of rotation. रोटेशन. ठीक है ना? तो इसे नोट कर लीजिए. सर डन. चलिए गुड. अब इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन. यानी नॉन रोटेटिंग फ्रेम से वर्क करेंगे और सूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो याद रखना कि जब भी आप किसी इनर्शियल फ्रेम से वर्क करेंगे, जैसे ग्राउंड फ्रेम से आप वर्क कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, तो ग्राउंड को जैसे इनर्शियल मानते हैं, तो यू विल नेवर अप्लाई अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. है ना? वहां सेंट्रीफ्यूगल नहीं अप्लाई करते आप. ठीक है जी. हाँ, जब किसी रोटेटिंग फ्रेम से, अर्थ को वैसे हम इनर्शियली मानेंगे, उसको रोटेटिंग ना मानते हुए करेंगे, अनलेस अंटिल कोई क्वेश्चन मेंशन कर रहा है इसे, इसका रोटेशन अकाउंट में लेना है. अदरवाइज अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ पर कोई अगर बॉडी रोटेट कर रही है और वहां से अगर आप वर्क करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम दैट रोटेटिंग फ्रेम. अर्थ से करेंगे तो नहीं लगाएंगे. है ना? खैर, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा केस ले रहा हूं. तो केस 1 है. तो यहाँ देखिएगा, एक केबिन है और केबिन के अंदर एक पुली है. हॉरिजॉन्टल प्लेन में, याद रखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ सरफेस. और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं, एक M2 है और एक M1. ये फ्लोर पे रखे हुए हैं, फ्लोर है, स्मूथ सरफेस. M1 M2 पुली, दिस इज अ पुली, फिक्स पुली.
विद अ बॉक्स, और ये पूरे का पूरा बॉक्स किसी ओ पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस कुछ L है यहां से लेके यहां तक, एंड द L इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, ये कुछ हाइट है h है, तो L is very very large compared to h, and this box starts rotating with angular speed omega in this direction. और इसका रेडियस कितना है, चाहे वो कैपिटल R ले लो चाहे L ले लो, चलिए मैं कैपिटल R ही ले लेता हूँ, and this capital R is much larger than the size of the box. तो जैसे ही मोशन शुरू होता है उसी इंस्टेंट पे आपको बताना है कि टेंशन की वैल्यू क्या है और एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स. The language is as the rotational motion of the box starts with the angular velocity, with the angular speed omega about the point O, about the point O. Find the tension in the string and accelerations of masses m1 and m2 with respect to the box, या rotating box just after the motion of box starts, just after the motion of box starts. तो इसे अच्छे से समझो कि सवाल क्या है. तो एक ब्लॉक है, मतलब बॉक्स है ना, बॉक्स, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई वर्टिकल नहीं है. तो बीच में एक पुली है जो फिक्स विद द बॉक्स है और दो मासेस हैं, एक स्ट्रिंग है, और ये स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं मासेस, है ना, वर्टिकली हैंग नहीं कर रहे, ये जस्ट प्लेस ऑन द फ्लोर, स्मूथ फ्लोर. तो ये जो बॉक्स है वो इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और रेडियस क्या है, ओ का डिस्टेंस क्या बॉक्स से, आर. तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द पॉइंट ओ. तो immediately after the box starts its motion, we have to tell what is the tension and what are the acceleration of the blocks with respect to the box. जैसे ही बॉक्स का मोशन स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट होने के जस्ट बाद हमें बताना है कि एक्सेलरेशंस क्या होंगे m1 m2 के, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी. तो चलिए, जब हमें विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स कैलकुलेशन करनी है तो ऑब्जर्वर कहां पे होगा, वो बॉक्स के अंदर ही होगा. ये आप अच्छे से पहले क्लियर करें, क्योंकि बॉक्स के अंदर खड़े होकर वो जो ऑब्जर्व करेगा दैट आर द रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स. और अगर बॉक्स के अंदर से वर्क करना है तो वी आर वर्किंग फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम, and when we are working from a rotating frame we have to apply the pseudo force whose name is centrifugal force. ठीक है जी, एकदम क्लियर है. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए. तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन और एमजी, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इनका कोई रोल है नहीं क्योंकि मोशन होने वाला है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें. टेंशन तो खैर मार्क होगी ही, टेंशन तो लगती है अवे फ्रॉम द बॉडी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगानी पड़ेगी जो हो जाएगी m2 ओमेगा स्क्वायर r रेडियली आउटवर्ड, और इस पर भी लगेगी m1, ओ सॉरी ये आपके इनमें से एक m1 है ना, चलो इसे m1 बना दो, m1 ओमेगा स्क्वायर r. अब अगर हम ये मान लें कि चलिए m2
मास ज्यादा है और ये एस्लेट करता है, यानी इसका इंस्टेंटेनियस एस्लेशन होगा इन दिस डायरेक्शन, तो इसका होगा फिर इस डायरेक्शन में, यानी विद रिस्पेक्ट टू द पुली या विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स, दोनों का ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और याद रखिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि ये जस्ट इमीडिएट आफ्टर है जब बॉक्स का मोशन स्टार्ट हुआ, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। चलिए, तो ए m2 का एक्सेलरेशन ए है राइट वर्ड और m1 का है ए लेफ्ट वर्ड। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, m2 के लिए क्या बनेगी, ए के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे, ए आउटवर्ड है तो फोर्स भी नेट आउटवर्ड ही होगी। तो चलिए लिखते हैं फॉर m2, तो m2 के लिए हमें लिखना पड़ेगा m2 ओमेगा स्क्वायर r माइनस टेंशन इक्वल टू m2 into a. So in the direction of A, the net force on it is centrifugal minus tension equal to m into a. जब सेंट्रीफ्यूगल को एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो ये जैसे कोई भी फोर्स है वैसे ये फोर्स है, जैसे टेंशन है mg है नॉर्मल, तो ये भी एक फोर्स है, आपने अप्लाई कर दिया है, इसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है, अब बस इसे फोर्स की तरह ट्रीट करना है। तो A जो है राइटवर्ड है तो नेट फोर्स भी राइटवर्ड होगी, तो m2 ओमेगा स्क्वायर में से t को माइनस करिए, तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन m2 and this is equal to m2a from the Newton's second law. अब बात करते हैं m1 की, तो m1 के लिए लेफ्ट में एक्सेलरेशन है तो t फिर नेट फोर्स भी लेफ्ट में होगी, तो t माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m1 into a। तो ये आपकी बन गई दो इक्वेशन जिसमें दो ही हैं वेरिएबल t and a, तो वी कैन इजीली सॉल्व दीज। तो पूरा देखें, अंशिका समझ लें, कोई डाउट हो तो पूछें। सर ये जो सेकंड इक्वेशन है वो कैसे बनी, वो समझ नहीं आया। चलिए, पहले आप ये देखो दोनों में से m1 कौन है, m1 दिख रहा है ये सर नीचे वाला। राइट, नीचे वाला, उसका एक्सेलरेशन हमने किधर लिया, लेफ्ट में या राइट में, सर राइट। बेटे नीचे देखो, ध्यान से देखो, ए मैंने नीचे वाले m1 पे ए तो लेफ्ट में दिखाया ना, स्मॉल सर ए, लेफ्ट में है, यस सर। हाँ हाँ राइट। तो अगर नेट फोर्स लेफ्ट में है तो नेट फोर्स क्या होगी उस पे, लेफ्ट में या राइट में, नेट फोर्स सर लेफ्ट में। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ही होती है, न्यूटन्स लॉ यही बोलता है ना कि जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो आप रोटेटिंग फ्रेम से ऑल्दो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो इस पर फोर्स भी लेफ्ट में ही होनी चाहिए। तो दो ही तो फोर्स लग रही है, टेंशन एंड m1 ओमेगा स्क्वायर, तो किसको बड़ा माने, टेंशन को बड़ा मानना पड़ेगा। अगर दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट में है तो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, लेफ्ट में नेट फोर्स क्या होगी, टेंशन माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखने वाले हैं केवल टेंशन माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और राइट में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज m1 into स्मॉल a। क्या ये अब समझ में आ रहा है, यस सर। राइट। और देखो ध्यान से देखो, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल कितनी लगाई, क्यों लगाई, सब ये सब समझ में आ रहा है, यस सर। शाबाश। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट केस कराऊंगा। सर डन। ओके, देखिए नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक डिस्क है,
ठीक है, डिस्क। और ये रोटेटिंग है, बेसिकली रोटेटिंग फ्रेम होने वाला है। और उस पर एक फ्रेम ले लेते हैं हम जो फिक्स विद द डिस्क है, वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर ऊपर जेड एक्सिस, राइट। और इसमें ग्रूव है, ग्रूव है ना, छोटा सा गड्ढा, इसमें ग्रूव। और इसका पूरा जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो हम ले लेते हैं एल। चलिए रेडियस है इसका स्मॉल ए ले लेते हैं, चलिए स्मॉल इज द रेडियस। और किसी भी इंस्टेंट पे हम यहाँ पर एक ब्लॉक रखते हैं छोटा सा, जो जस्ट फिटेड है इसमें, फ्री टू मूव अलोंग दिस ग्रूव एम मास। और इसका डिस्टेंस यहां से रखते हैं एक्स। ठीक है। Yes, sir. And now this disk is rotating about the z axis with angular speed omega. ठीक ना, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो हमें ये बताना है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम खुद इस डिस्क पर बैठे हुए हैं, तो वी आर वर्किंग फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम एंड वी विल सी कि नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर लगने वाला है वर्टिकली अप, एनएमजी लगने वाला है वर्टिकली डाउन, बट एक फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, वो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ। और ये कितनी होगी, m ओमेगा स्क्वायर x। यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये x डिस्टेंस पे है तो हमें लगाना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर x। चलो इसे x ना करके अभी ना इनिशियली इसे a डिस्टेंस पे रख देते हैं और इसको इसका रेडियस ले लेते हैं l। दिस होल थिंग इज l and at any instant it is at a distance x. Okay? सर ग्रूव क्या होता है? क्या बेटा? ग्रूव? सर ग्रूव ग्रूव क्या होता है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ग्रूव को समझाने के लिए हिंदी वर्ड जो मेरे माइंड में आ रहा है वो बेटा, वो क्या है, जैसे कोई नाली होती है, जैसे फ्लोर है मान लो, और यहाँ पे एक छोटी सी नाली बनी हो एंड द वाटर जो भी इस पे आएगा वो यहाँ से मूव कर रहा हो फ्रॉम दिस, अंग्रेजी में तो ग्रूव कहना पड़ेगा, हिंदी में तो मेरे पास यही वर्ड आ रहा है नाली। तो इट विल मूव अलोंग दिस पाथ। यानी ट्रैक है, ब्लड डिस्क को हमने जैसे यहाँ से खोद दिया हो, थोड़ा सा डेप्थ है इसमें, यानी ऊपर का सरफेस तो एक लेवल पे है, बट ये ग्रूव का जो सरफेस है ना थोड़ा नीचे है। And this body, this M, is just fitted in it, and it is constrained to move. यानी वो मूव करने के लिए constrained है along the groove, along this path. ऊपर नीचे जाने चाहिए। साइड वॉल्स जो हैं उसको रोक देंगे एक्चुअली, है ना, ये दोनों साइड वॉल्स हैं, तो ये साइड वॉल्स ब्लॉक को इधर उधर नहीं जाने देंगी, तो इसको इसके along ही मूव करना पड़ेगा, along the groove. क्या समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियली से स्मॉलर डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द सेंटर, एंड L is the radius of the disk, and it is being asked कि भाई जब इसे छोड़ देंगे यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो थोड़ी देर बाद ये ना बाहर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो जब ये बाहर की तरफ आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, यानी जब वो जस्ट इस कॉर्नर पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, ये हमें निकालनी है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो पहले तो हाँ जी अंशिका, क्लियर है? यस सर। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि भाई ये जाएगा क्यों बाहर की तरफ। तो हम अगर एनालाइज करें तो भाई इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। वी आर वर्किंग फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम, तो फोर्स तो लगेगा इस पे अलोंग द ग्रूव रेडियली आउटवर्ड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर x, एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी z एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है इसके इसमें। तो x जो दूरी है फ्रॉम द z एक्सिस, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ जाएगी, वो भी विद सम एक्सेलरेशन, कोई फोर्स है,
और इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा, तो जैसे ही ये कॉर्नर पे पहुंचेगा यानी L डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हमसे पूछा गया व्हाट इज इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? नहीं यस आया? सर। आया? श्योर? क्वेश्चन क्लियर है या बताऊं दोबारा? सर एक बार और। एक बार और। राइट राइट राइट। चलिए तो मैं डायग्राम एक बार दोबारा बनाता हूं। पहले इमेजिन करो कि एक डिस्क है, ठीक है जी। मान लो जिस रूम में तुम हो वो सिलेंड्रिकल रूम है, मान लो, है ना। उसकी साइड वॉल जो चारों तरफ जो वॉल्स है ना, वो एक सिलेंडर का सरफेस है, सोचो। और इस रूम के सेंटर से एक थोड़ा सा गहरा सा गड्ढा ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, और स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ओके। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक जेड एक्सिस है, और ये खैर इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लो। जो तुमने ड्रॉ कर लिया रूम के अंदर हो, तुमने एक्स बना लिया, जेड बना लिया वर्टिकली आप, और एक्स के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ही आपने वाई बना लिया, है ना। वाई जो इसके परपेंडिकुलर होगा, सोचो फ्लोर पे एक्स और वाई है, जेड है वर्टिकल डायरेक्शन में, इमेजिन करो। और आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा बॉडी एम मास का, जो इस ग्रूव में जस्ट फिट हो रहा है, मतलब साइड वॉल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे दोनों तरफ से, एंड स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन, एंड दिस बॉडी इज फ्री टू मूव अलोंग द ग्रूव। और इसे आपने ए डिस्टेंस पे रख दिया फ्रॉम द सेंटर, रूम में आपने रख दिया उसे। और ये आपको क्या दिखेगा, ये बाहर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपका रूम मान लो रोटेट कर रहा है अबाउट द जेड एक्सिस। You are standing inside a room which is rotating about the z-axis, and you have placed a block on this groove, and you are observing that this mass is moving radially outward. तुम्हें खैर घूमता हुआ नजर तो आएगा नहीं कमरा, क्योंकि तुम भी साथ में घूम रही हो। तुम्हें तो बस ये दिखेगा कि ये जो मास है ना, ये रेडियली यानी इस लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ भाग रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगर तुमने मान लिया कि चलो एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वर्टिकल लाइन इज x, then you will apply a pseudo force यानी centrifugal force on it equal to m omega square x। अगर तुम्हारा ये रूम ओमेगा से घूम रहा है तो तुम इस पर एक फोर्स लगाओगी जो होगा m omega square x in the outward direction। ऐसा होगा या नहीं होगा? अभी समझ में आया? यस सर। चलिए, अब तुम्हें मालूम है कि भाई फोर्स तो होता है एम ए, और ए होता है डीवी बाई डी टी। एम ए और ए होता है डीवी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी एक्चुअली। बट अगर ऊपर भी dx और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये मैंने आपको शायद पहले कभी बताया हुआ है, तो इस dx बाई dt को तो v लिख सकते हैं, है ना। dx बाई dt क्या है? v होता है ना। तो ये बन जाएगा v dv बाई dx। तो यानी एस्लेशन का एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन भी है ये, एक तो dv बाई dt होता है, एक v dv बाई dx भी होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और फोर्स जो है वो तो m ओमेगा स्क्वायर x है। अगर x दूरी पर था ये मास, तो ये तो तुम लिख ही सकती हो। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, m से m कैंसिल हो जाएगा, और v dv को मैं लिख सकता हूँ, dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ। आराम से यहाँ तक पहुंच जाओ बिना किसी परेशानी के, कि हाँ जी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। आ जाएगी तो मैं आगे जाऊंगा आराम से, अदरवाइज तुम क्वेश्चन पूछ सकती हो। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? v dv को ओमेगा स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। यस सर। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से परेशान मत होना।
तो x की जो इनिशियल वैल्यू है वो a है, क्योंकि a डिस्टेंस पे हमने रखा था, और इनिशियल स्पीड इसकी रिस्पेक्ट टू द डिस्क क्या था, 0, ब्लॉक की रेस्ट पे था। लेकिन जब वो बाहर आ जाएगा बिल्कुल, तो वो डिस्टेंस सेंटर से क्या था, l, और ये स्पीड क्या है, v, और यही v हमें निकालना है। फिर से ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू हमने नीचे लोअर लिमिट बोलते हैं इसे, लोअर लिमिट a थी x की वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या था, 0, तो हमने जस्ट प्लेस किया था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ मोशन, तो वो 0 था। और जब वो बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच गया, जिसका रेडियस कैपिटल L है, मान लो L तक पहुंच गया, तो स्पीड हो गई v। तो अपर लिमिट राइट हैंड साइड पे अगर L है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, v। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब अगर हम v को इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन तो हमें आता है ना, थोड़ा v²/2 लिख देते हैं, याद है? और यस ये सर। लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये भी x²/2 आ जाएगा। लिमिट क्या हो जाएंगी, स्मॉल a से l तक। और यहाँ लिमिट्स अगर पुट कर दो, तो v²/2 और ये 0, और यहाँ ये हो जाएगा l²/2 माइनस a²/2, यानी v²/2 हो गया ओमेगा स्क्वायर l² माइनस a²/2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे, तो v आ जाएगा ओमेगा l² माइनस a² का अंडर रूट। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको पूरे को केस को अच्छे से देखना है, समझना है। सर इधर जो हमने एल लिया था वो क्या है? l डिस्क का रेडियस है, ओके सर। l डिस्क का रेडियस है, और इनिशियली हमने स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस किया था, है ना, और x क्या था, एट एनी डिस्टेंस, जनरल, मतलब a से l के बीच में कभी भी अगर x था, तो हम m ओमेगा स्क्वायर x को m a लिख सकते हैं, और a था v dv/dx। तो उस पूरे केस को अच्छे से देख लो। सर डन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, मान लो ये पोजीशन बी है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये तो स्पीड हो गई v जो हमने निकाला ना, ये v क्या था, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। तो डिस्क से खड़े होकर देखेंगे, बैठ कर देखेंगे डिस्क पर, तो हमें ये दिखेगा। बट अगर ग्राउंड पे होंगे और इस मास को देखेंगे, तो व्हाट विल बी स्पीड एट बी फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आप थोड़ा सा निकालो। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूँ। Also find the speed of m from the ground frame when it reaches the point B। ठीक है, distant L from the center, distant L from the center। तो सेंटर से L दूरी पर B पे आ चुके हो, और आपको अब बताना है कि ग्राउंड फ्रेम से इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करें, थोड़ा सा सोचें 1-2 मिनट।
सर आपने इट रिचेस द के बाद क्या लिखा है? इज द पॉइंट बी, है ना, बी जो मैंने डायग्राम में लिखा है ना, एक्सट्रीम, और नीचे लिखा है Yes, sir. डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से एल दूरी पर यानी एक्सट्रीम पर पहुंच गए, और यहाँ पे बताना है कि स्पीड क्या होगी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। सर मैंने ये लिख लिया। हाँ जी, तो बताओ क्या क्या है, कैसे, क्या लिखा आपने? जब ये मास जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा तो क्या होगी इसकी स्पीड, कैसे कैसे किया आपने, कुछ बताओ। सर मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने ये लिख लिया है। ओके ओके, तो देखो इसका जो स्पीड था ना, वो v तो था इस तरफ, है ना, रिस्पेक्ट टू द डिस्क, यस सर। और डिस्क के साथ वो इधर भी जा रहा है जो ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वी ए माइनस बी बी, सर यस सर। याद है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द मास रिस्पेक्ट टू द डिस्क या फ्रेम बेसिकली, तो वो हो जाएगा vm माइनस vd, तो vm हो जाएगा m रिस्पेक्ट टू d प्लस vd, ठीक है ना। तो डिस्क नहीं कहना चाहिए, जिस पॉइंट के कांटेक्ट में वो नीचे है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड है m की रिस्पेक्ट टू डिस्क, जो आप ऑलरेडी दे चुके हो, वो मान लो vi है, क्योंकि इधर तो आपने एक्स एक्सिस माना था ना, और ऊपर जो है वो, है ना, यस सर। प्लस वाई एक्सिस मान लो इस वक्त। तो जो ये पॉइंट है जो डिस्क के ठीक नीचे है, ब्लॉक के ठीक नीचे है डिस्क का, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ओमेगा एल जे कैप, ओके। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर अंडर रूट, एक्चुअली यानी एक तरह से इसका और इसका वेक्टर सम, यानी v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट। तो यही आया था आपका। सर मैंने सॉल्व नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखो क्लियर है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर एक्चुअली आप क्या है थोड़ा ना, नीचे कर दो, नीचे वाला दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ बेटा, ये लो, इसको बहुत अच्छा है, समझ लो। रिलेटिव बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सर हो गया। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं फिर आपको दूंगा, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन ही मान लो, पर ये है कि आप कितना अप्लाई कर रहे हो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि एक ना रॉड है ये, और रॉड से ये दूसरा रॉड ऐसे गया हुआ है,
और यहाँ से एक स्ट्रिंग से, धागे से एक मास हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ L मान लेते हैं और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। और ये जो रॉड है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। ये आपने कभी देखा होगा, झूले वूले टाइप, अगर ये रोटेट करता है, घूमता है ऐसे, तो ये जो स्ट्रिंग है वो एंगल पे आ जाएगी, है ना? ओके, आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये थीटा 30 डिग्री है ना, और ये डिस्टेंस मान लो L है, और ये भी L है, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग का लेंथ भी L है, रॉड का लेंथ भी L है। तो अब क्या बनाएंगे इक्वेशंस टू फाइंड टेंशन एंड एंगुलर स्पीड। मान लो टेंशन भी निकालनी है, एंगुलर स्पीड भी निकालनी है, तो क्या करोगे आप? ये जो स्मॉल एम है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करने वाला है? एक तरह से सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? सर जो ओमेगा, हॉरिजॉन्टल पोल है वो, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल पोल नहीं, ये मास एम, ये जो मास एम है वो इतने रेडियस का एक सर्कुलर मोशन करने जा रहा है, ऐसे। यस करेगा ना कि नहीं करेगा? सर करेगा। तो इसकी इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओगे इक्वेशंस? हमें टेंशन निकालनी है और हमें ओमेगा निकालना है। तो फाइंड टेंशन एंड फाइंड ओमेगा। तो मेक द इक्वेशंस। क्या करोगे बताओ? सर तो पहले हम जो आपने ये जो स्ट्रिंग से जो अटैच किया उसको निकालेंगे। हाँ, तो इस मास m का एफबीडी बनाएंगे एक्चुअली, है ना? फोर्सेस को मार्क करेंगे, जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, ये भी एंगल 30 है। तो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, वो क्या होगा? सर वर्टिकली तो वो मूव नहीं कर रहा है गेस। हाँ, मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन टेंशन का कंपोनेंट क्या है फोर्स का? सर वाई। mg, हाँ, y कंपोनेंट ऊपर, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंशन का कंपोनेंट इज एक्टिंग अपवर्ड। तो टेंशन इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है mg के जस्ट अपोजिट, इसकी वैल्यू क्या है? इट इज t cos 30। ये एंगल 30 है ना, ये वाला, यस सर। तो t cos 30 हो जाएगा। और जो ये तो वाला फिर कंपोनेंट सर है, t cos 30 is equals to mg। बिल्कुल सही, एकदम फर्स्ट क्लास। t cos 30 इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपने ठीक कहा, मूव कर नहीं रहा, तो forces must be balancing each other, that is t cos 30 must be equal to mg. You are absolutely right. Now अगर ये पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। Now which force is यस going to सर। provide it? कौन देगा इसे? कितना होगा वो? The only real force acting on it is tension and mg. क्या mg दे पाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स? नो सर। Why? सर क्योंकि वो तो नीचे लग रहा है। वेरी गुड, 90 डिग्री पे लग रहा है, और 90 डिग्री पे कंपोनेंट mg का जो होगा टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर है ना, तो इसकी तरफ Yes, कंपोनेंट sir. होगा ही नहीं mg का। तो द ओनली फोर्स लेफ्ट इज टेंशन का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। Now what is the Yes, tension sir. component in this direction? क्या Sir, होगा? t sin theta. शाबाश। तो t sin theta is the component of t toward the center, and this force is providing the required centripetal force. You are absolutely right. And the centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है? m omega square r, ये होता है ना? Yes, sir. अब r क्या होगा इस केस में? Sir, उसका कितना होगा? radius. हाँ वो तो है, लेकिन कितना L के टर्म्स में बताओ ना, क्वेश्चन में तो केवल L गिवन था, रॉड का लेंथ L, स्ट्रिंग का लेंथ L। Now what will be the value of small r in terms of L and theta? कहां से कहां तक का डिस्टेंस को r कहेंगे? एक्चुअली यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को r कहेंगे, Yes, है ना? sir. और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी यहां तक L है, ये वाला L, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा इस ट्रायंगल से? If this is L, then this length must be L sin theta. दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके गुड। तो इसका मतलब R कितना हो गया हमारा?
आर हो गया L एल plus L sin theta. शाबाश। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमारे दो ही अननोन्स हैं, टेंशन एंड ओमेगा, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट दीज। बल्कि इनफैक्ट टी तो हमारा यहीं से आ जाएगा, टी cos थीटा इज इक्वल टू mg and cos theta we know is root 3/2. So tension is known, and if we weld tension here, we can get the value of omega. चलिए, तो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। Yes, sir. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट Thank you, क्लास में। sir. हाँ, ओके।